हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। यहां पर आज हम लेकर के आए हैं 27 जनवरी 2019 का। तो हमने आपको 28 जनवरी 2019 के दोनों पेपर करा दिए हैं, जो कि 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर आपको मिल जाएगा, तो ये आपको 26 तारीख को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको पूरी एक डेट दे रखी है कि हमने वहाँ पर शॉर्ट्स बनाया था, तो जो जो शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इतने सारे अभी तक पेपर कर चुके हैं, 2 पेपर कर चुके हैं। 2 पेपर में हमने ये देखा कि लगभग सिमिलर लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन का मतलब अगर हमने देखा डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन हैं, तो हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन से हैं 2-3 तो पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क अगर पूछा गया तो सभी में पूछा ही गया है। सीआईएसआई पूछा ही गया है। तो यहाँ से आप अपनी एक ये भी प्रिपरेशन के लिए डिसाइड कर सकते हो कि जब आप कोई पेपर देते हो और देखते हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो ये आपको डिसाइड यहाँ से कर लेना चाहिए कि किस टॉपिक पे हमको अपना और काम अभी करना है। पहले तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है? उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि कोई भी कंडीशन ना छूटे, क्योंकि जो भी वहाँ पे क्वेश्चन आए तो आ जाए। और एक चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, मैं ये कहूँगा आपसे, लिमिटेड टॉपिक ही पूछे जा रहे हैं, लिमिटेड टॉपिक के लिए। और मेन सबसे बड़ा जो इसमें अ, हाथ है वो है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट, कोडिंग और ये इतने सारे यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसकी तो जो वैल्यू होती है उसको घोंट के पी जाओ, रट जाओ कि भई ए 1 पर होता है और हमारा एच होता है वो 8 पर होता है, एस हमारा 19 पर होता है। तो इस तरीके से तुरंत याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो बहुत ही स्पीड में आंसर कर पाओगे। तो ये अगर आपने कर लिया तो आपके कुछ नहीं तो 20 नंबर कहीं नहीं गए, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, देखो क्लासिफिकेशन से भी है, एनालॉगी से है ना, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। तो लगभग ये मिला के सारा सब कुछ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है। तो इसको कर लिया ना तो ये आपका लगभग 20 नंबर, 18 से 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो इसको हम आपको रिकमेंड करेंगे पूरा तरीके से। आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जितने आप सेट और लगा सकते हो सेट लगाइएगा, करिएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आएगा। तो ये तो हम आपको पेपर जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो एक चीज यहाँ पे जान लीजिए। हम देख रहे हैं कि 2019 में किस तरीके से पूछा, उसके बाद हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे 2013 में हुआ था एग्जाम, 2018 में हुआ था एग्जाम, उनके पेपर भी लाएंगे। तो उससे एक और डिसाइड हो जाएगा जब आप ये कई सारे पेपर कर लोगे कि हाँ ये किस तरीके का पैटर्न इसका है पिछले कई सालों से। तो उस तरीके से आप जब नंबर ऑफ ये कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज की कि हमको वहां पर कैसे करना है। ठीक है, टाइम हमको कैसे मैनेजमेंट करना है। तो इसका हम एक वीडियो लाएंगे कि उसमें हम किस तरीके से क्या क्या चीजें करें कि हमारा ये 100% क्रॉस हो जाए। और हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कट ऑफ में कैसे आए। ठीक है, ये तो कट ऑफ की बात होती है। जब आप पेपर दोगे लास्ट में आपका फिर मेरिट बनता है, मेरिट में आना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के पहले हम ये देख लेते हैं, हमारी बात वही है कि यहाँ पर 75 क्वेश्चन है, और 75 में से हम आपको 140 नंबर के लिए फोर्स कर रहे हैं कि 140 नंबर इन 75 नंबर्स में से लाइए। आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जो मेरिट जानी होगी वो मेरिट जानी होगी, मैक्स टू मैक्स मान लीजिए जानी होगी हम 200 मान लेते हैं। ठीक है, अब 200 में से आपको 60 नंबर लाने हैं, और 60 नंबर आपके ये 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन में से अगर आपने यहाँ पर 30 भी सही कर लिए तो भी आपके यहाँ पर 60 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर हम क्यों इतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य ज्ञान बहुत वैसा होता है। हिंदी भी, चलो हिंदी कर लेते हैं, बट यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना, और ये फैक्ट है। यहाँ पर आपको 100% श्योर नंबर मिलने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा जीके में कि नहीं नहीं यही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपने इतने मार्क्स ला लिए, इतने मार्क्स का मतलब है 70 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कीजिए। 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो छोड़ने वाले होंगे। कौन से छोड़ने वाले होंगे वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आप छोड़ के चलिए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग। यानी 4 अंकों की कोई एक 4 अंक का नंबर होगा, एक्स वाई जेड, और मान लो ए है, और इसको हम 11 से डिवाइड करें तो इन सभी का जो एडिशन आएगा, ए प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स, उनका मल्टीप्लाई कराना है। उसी तरीके से एक और संख्या होगी पी क्यू आर एस, जो कि 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और ये सबसे छोटी नंबर, छोटी होगी 4 अंकों की संख्या। तो इनको भी आपको ऐड करके आपस में इनका गुणा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है
अब देखो जो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो चीजें करते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि 7, 11 और 13 इनका जो एलसीएम होता है वो होता है 1001, ठीक है। और एलसीएम अगर 1001 है तो ये जो 1001 है ये 4 अंकों की संख्या है, और जो सबसे छोटी 4 अंक की संख्या होगी वो तो 1000 होगी। तो यहाँ पर जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये 1011 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से होगा नहीं, लेकिन अगर ये इन तीनों का एलसीएम है मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और ये 13 से भी डिवाइड होगा। तो नंबर सिस्टम में जब ये चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें सब बताते हैं, एलसीएम एचसीएफ का आएगा तो वहां होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर अगर ये चीज डायरेक्ट ऐसे पता है तो यहाँ पर क्या है कि आपका टाइम बहुत बचेगा कि भाई 1001 होता है जो कि 11 से भी डिवाइड होता है, और 1001 है 13 से भी डिवाइड होता है, और ये है क्या कि आपका सबसे छोटा 4 अंकों का नंबर है। तो 101 है पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़ो तो 1000 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2, इनटू यहाँ भी 100 और 1 को ऐड करोगे तो अगेन 2 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4, और आंसर टिक करके निकल जाओगे। अगर ये बात पता है तो आप इसको 20 से 20 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आई होप ये बात क्लियर है। 20 सेकंड में अगर यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है तो आप सोचो कितना टाइम बचा रहे हो। और दूसरी तरफ जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, हम दूसरा भी तरीका बता देते हैं कि ये नहीं जिसको पता होगा तो एक्चुअली वहां पर निकालेंगे कैसे। तो देखो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो देखो यहाँ पर हम किससे 11 से डिवाइड करेंगे, किसको 1000 को, क्योंकि 1000 ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11×9=99, रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा, ऊपर से हमारा ये आ जाएगा। अब ये भाग नहीं जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर मेरे पास कितना है 10 रिमाइंडर आया। तो जो रिमाइंडर आता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। जब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर आता है तो देखो रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा रिमाइंडर का तो वो हमें मिलेगा कितना 1। आइयो भी बात क्लियर। हमेशा जो आपका डिवाइजर है जिससे भाग दे रहे हो रिमाइंडर को माइनस कर देना, मतलब भाग हम 11 से दे रहे हैं, जो आपका शेष बचा 10 बराबर जो एक आया है इसको आप इसमें ऐड कर दो जो आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या ली थी आपने 1000, तो 1000 में +1 कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1001। ये 1001 है जो कि 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्लियर है इतनी बात। उसी तरीके से देखो एक तो नंबर आपको यहाँ पर ये मिल गया कि 11 से डिवाइड होने पर यही आएगा। उसी तरीके से 1000 को डिवाइड कर लीजिए किससे 13 से, 13 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 13 सत्ते 91। अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 9, और यहाँ पर एक ऊपर जीरो जीरो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 13 से डिवाइड करेंगे कितने से जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं 6 बार जाएगा, 13 छंग 78, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर अगर देखोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास बचा 12। अगेन वही चीज कि जिससे भाग दे रहे हो जो रिमाइंडर है, तो 13 माइनस रिमाइंडर, यहाँ पर फिर से आपका आंसर देखो यही आया। तो क्या कीजिएगा इसमें +1 कर दीजिए ये, ठीक है। इसमें +1 हम जैसे ही हम करेंगे +1 तो मेरे पास फिर क्या मिलेगा 1000 में +1 करिएगा आंसर 1001। तो दोनों के लिए हमें सेम नंबर मिला तो 1001, ठीक है। इसमें कितने 1001 तो आएगा ये 2 इनटू फिर 1001, इसमें भी ऐड करने पे डिजिट को ऐड करने पे कितना आएगा 2, तब जाके आपको आंसर 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको इतना बड़ा ये प्रोसेस करना पड़ा तब आपको ये दोनों नंबर मिले। अगर वही चीज आपको आसानी से पता होती, अब देखो यहाँ पर लगभग हमने भी बताया है, चलो हम आपको समझा रहे हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर हम खुद भी कर रहे होते तो हम कम से कम 1 मिनट तो ले ही जाते इसको पूरा सॉल्व करने में कि कौन सा नंबर कौन सा नहीं होगा कौन सा होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है, अगर चीजें पता होती हैं तो वहां पे आपको पता होता है, और ये चीज प्रैक्टिस ही आएगी। जैसे अभी हमने आपको ये चीज बता दी, अब कभी भी इस तरीके से कुछ भी आएगा तो आपको पता होगा कि 1001 है वो 7, 11, 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया है तो शेषफल बताइए। तो देखो 13 से विभाजित करने के लिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखोगे तो 13 की टेबल पढ़ लो, 13 की टेबल में आता है 13 × 104 होता है, तो ये होती है सबसे छोटी संख्या जो कि 3 अंकों की है और 13 से विभाजित होने वाली है, ठीक है। अब इसको बोल रहे हैं 16 से विभाजित किया जाए, यानी इसको आपको 16 से भाग देने की बात करा, 16 से भाग दोगे कितनी बार भाग जाएगा 16 छक्का 96, तो मेरे पास 96, 400 और 4 ऊपर है, मतलब आपके पास कितना शेष मिलेगा 8 शेष मिलेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, टिक करो निकल जाओ। आई होप बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, 6500 के वर्गमूल को ज्ञात करके
इस संख्या को, जो संख्या आए उसको अगेन अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो पूछा आंसर क्या आएगा। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए 65 और 61 किसका होता है। तो देखो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पे समझें, ध्यान से समझना, मोटा मोटा अगर हम समझें तो देखो, अगर आप इस तरीके से चलोगे जैसे मैं बता रहा हूं तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 80 का स्क्वायर होता है 6400, और यहाँ आपको 65 है। अगर हम यहाँ पर 85 वाला होता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है 85 के स्क्वायर के लिए? तो आपको जो यूनिट पे दिया गया यूनिट का स्क्वायर लिख लो, 5 पंचे 25। अब बचा 8, 8 के आगे कौन सा नंबर आएगा? 9, तो 8 ने 72 25। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि ये आपका 72 25 आया। अब एक चीज देखो, जो ये वाला नंबर है इन दोनों के बीच में ही तो है, 80 और 85 के, मोटा मोटा देख रहा हूं मैं। उसमें भी अगर हम देखें तो यहां पर ये 64 के पास है, मतलब 85 के पास तो नहीं जा रहा होगा, हटा दीजिए। और दूसरी बात, अब आपके पास यहां पर मिला कितना? 65 61, ठीक है। तो जब हम इनके बीच में देखेंगे तो वन किस किस में आता है? वन या तो 9 वन में आता है या तो 9 में आता है। तो 9 का मतलब 89, और जब 85 से बड़ा नहीं है तो कंफर्म हो गया कि ये 81 का ही है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, 80 का मैंने जब निकाल लिया है यहां पर, तो 6400 पता चल गया। तो 80 में अब हमको निकालना किसका है? 81 का निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 80 और 81 को। 80 और 81 को जोड़ोगे कितना आएगा? 161। इसमें अगर हम 161 जोड़ दें फिर से हमको वही मिल जाएगा, 1 6 5 और 6, तो भी आपको मिल जाता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। मैं और एक चीज बता देता हूँ, जैसे मान लो आपको 11 का स्क्वायर पता है कि 121 होता है, आपको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 और 12 को जोड़ दो। 11 और 12 कितना होता है? 23, यानी इसमें आप 23 जोड़ दो। 23 जैसे ही जोड़ोगे, 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 1, तो आपको 12 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। आपको 13 का निकालना हो, 13 का स्क्वायर पता करना हो, तो 12 और 13 को ऐड कर दो। 12 और 13 को ऐड करोगे तो 25 आएगा। 25 जोड़ दो, 5 4 9, 4 2 6, 169 ये आ जाएगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से हो गई होगी आपको क्लियर। तो वही चीज हम यहाँ बता रहे थे कि ये जो आपकी कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इतना ये स्क्वायर है किसका, आपको बहुत जल्दी आंसर पता होना चाहिए। तो हमें अब दूसरा एक और तरीका है, और वो समझ लीजिए। 65 और 61 है, तो यहाँ पे एक यूनिट पर आया, तो एक किस किस में आता है? या तो एक में आएगा या तो 9 में आएगा। इतना डिसाइड करने के बाद दो अंक डिलीट कर दो लास्ट के, ये हमने हटा दिए। अब 65 बचा। 65 हमारे किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? ये 8 और 9 के बीच में आता है। 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। अब एक चीज बताइए, जो 65 है ये छोटे वाले स्क्वायर के पास है कि बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के पास है? तो 65 64 के पास है कि 65 81 के पास? 64 के पास है। छोटे वाले के पास है तो छोटा नंबर ले लो 1। और 9 और 8 जो यूनिट पर 10 प्लेस पर आएगा, उसमें हमेशा आपको छोटा नंबर लेना होता है, तो यहां पर आपका 8 आएगा, यानी 81। आइयो भी बात क्लियर है। तो ये तो आपका आ गया 65 और इसके वर्गमूल, यानी आपका आ गया इसका वर्गमूल ये। अब उसने क्या कहा है कि जब आप वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल, यानी इस संख्या के अपने वर्गमूल, तो 81 का अपना क्या वर्गमूल होता है? 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो उस संख्या से इसको डिवाइड किया जाएगा, मतलब 81 को 81 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, मतलब 9 से डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 9 जा 81, 9 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आइयो भी बात बहुत अच्छे से सभी को क्लियर हो गई होगी। तो हमने देखो इसको जो निकालने का तरीका था आपको दो तीन बताएं, क्योंकि प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रैक्टिस में सारी चीजें हम बताते हुए चल रहे हैं, ताकि कभी इस तरीके का और भी चीजें आए तो उसी तरीके से आपका दिमाग चलने लग जाए, ताकि स्पीड में कर पाओ और गलत भी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास को दो गुना किया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना होता है? 2r। अगर आप इसको दो गुना करोगे तो आपका जो आर है, त्रिज्या है, वो भी दो गुना हो जाएगी। मान लो किसी का व्यास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। अगर हम मान लो यहाँ पर व्यास मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 5 होगी। मतलब जितना व्यास होता है उसकी आधी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास को दो गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए मीन्स आप त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल किसी भी वृत्त का निकालने के लिए क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू यहाँ पर पहले मान लो आर की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेके चलें कि आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 का स्क्वायर। और दूसरी तरफ डबल हो जाएगा तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहां से पाई से तो पाई आपका ये कैंसिल होना। ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो आप देख पा रहे हो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 4 गुने की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो 4 गुने के लिए आंसर कौन सा आएगा? 4। बोलो
आंसर हो जाएगा बी। उसी तरीके से यहाँ पर और भी अगर कुछ भी रखना चाहोगे, हम आपको एक प्रूफ और करके दिखा देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आर की वैल्यू त्रिज्या में अगर 7 लूं, तो दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, ये हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले को हम आर की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 154 आएगा। ठीक है, दूसरा वाले में देखते हैं। दूसरे में रखिए पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रखो कितनी? 14। तो यहाँ पर ये हो गया साइड 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 44 इंटू 14। 14 से मल्टीप्लाई कराओ। 14 चौको 56, कैरी 5, 14 को 56 और 5 61, 616। अब देखो ये आपका 616 आ गया। अब देखो ये कितना गुना है? 154, क्योंकि इसका तो 154 है, ये इतना है। तो 154 का इंटू 4 कराओ तो आपको यही चीज मिलेगी। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6। तो देखो यहाँ भी आपको 616 मिला। कोई भी वैल्यू लोगे वो 4 गुना होगा ही होगा। ठीक है, ये दिमाग में चीज बसा लो। अब ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस करी हुई होती है ना इस तरीके जैसे हम बता रहे हैं, तो आप देखते ही इसका टिक करके निकल जाते। क्यों सॉल्व करने की जरूरत ही कहाँ पे है? क्योंकि आपको ये चीज पता है, ये फैक्ट है। एक्स के बैंक खाते में इतने रुपए शेष हैं, इतने रुपए जमा करे और इतने निकालिए, यानी उसने 84.33 निकाला, 55.31 जमा किया। ओवरऑल एक्स्ट्रा कितना निकाल लिया? 3 से 1 गया 2, 3 से 3 गया 0। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 14 से 5 जाएगा 9 और 7 से 5 गया 2, यानी 29.02 उसने पैसे ज्यादा निकाल लिए हैं। तो आपके पास बैंक में थे कितने? 86.54 था, 29.02 ये माइनस करा दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 52। 52 हमारे दो ऑप्शन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम एक कैरी लेंगे 16, 16 से हमारा यहाँ पर 9 जाएगा तो आएगा कितना? 7, 7 के लिए 57.52। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 की लघुत्तम। अभी अभी हम वही चीज बता के आए, 7, 11 और 13 इनका जो एलसीएम होता है वो 1001 होता है। तो एक संख्या है उसको इससे गुणा किया गया, तो वो संख्या कोई भी हो सकती है। हम मान लेते हैं x हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मान लो यहाँ पर हमने लिया 1 इंटू 3000, 3003, 3003, और डिवाइड हमने 1001 से किया, तो ये आपका 3 आ गया। अब जो आंसर 3 आया, जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करोगे तो भी तो आंसर 3 ही आएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर 2 रहा होता, 2 इंटू 3003 डिवाइड में आप यहाँ पर करिएगा कितना? 1001। अगेन इसको डिवाइड करोगे 3, 3 और 2 कितना आएगा? 6। अब 6 को उसी से डिवाइड कर दो 2 से, फिर से आपका 3 ही आंसर आएगा। तो ये हर बार आपको आंसर 3 दे करके जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो इसमें बोल रहा है 10x+5 रेशियो 42x+8, ये 5/8 का 3 गुना है। तो x क्यूब की वैल्यू बतानी है आपको, x का क्यूब, यानी यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये कैसे हम करेंगे, 10x+5 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 10x+5, और ये रेशियो है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 42x+8। ये बराबर है किसके? 5/8 के 3 गुने अनुपात के। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x+5 अपॉन 42x+8 इज इक्वल टू, ये 5 का क्यूब 125 होता है और 8 का क्यूब होता है 512। अब देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर और इसका इधर। तो 512 का हम इधर 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा? 5120x प्लस 512 का 5 में मल्टीप्लाई देखो कैसे कराएंगे। 5 का 500 में करा दो 2500 हो गया, 5 का 12 में करा दो 60, यानी 2560। ठीक है, बराबर 42 का मल्टीप्लाई 125 में कराना है। तो देखो 42 का मल्टीप्लाई 125 में कराओगे, या तो आपको ही करना पड़ेगा या फिर आपकी 42 की टेबल आनी चाहिए। यानी 42 की टेबल अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 42 पंचे होता 210, तो 210 का यहाँ पर हो जाएगा 0, कैरी आपके पास 21, यानी हासिल 21 हो जाएगा। फिर 42 दूनी 84, 84 में 21 जोड़ोगे तो 105 होता है। 105 का आपका 5 हो गया, अब हासिल हो गया कितना? 10। 42 एकम 42 और 10 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 52, और ये हो जाएगा x प्लस 125 इंटू 8 कराओगे तो 125 इंटू 8 होता है 1000। क्लियर इतनी बात?
अब देखो यहाँ पर 5120x है, ये 5250 है, तो 5120 5250 मेरे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले 5000 से 5000 हटा दो, 250 में से 120 घटाना है, तो आपके पास आएगा 130x बराबर 2560 में से 1000 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 1560। ठीक है, ये आपके 1560, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 13 से भाग दो 15 में, 13 एकम 13 बचा कितना 2, 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिली 12। तो वही पूछ रहा है x का क्यूब कितना होगा, मतलब 12 का हमको क्यूब करना है। याद होना चाहिए 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है 12 का क्यूब। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1728 सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, 40 का 40%, 40 के वर्ग के, तो 40 का वर्ग पहले करिए यानी स्क्वायर, 40 के स्क्वायर आंसर आएगा कितना 1600 के 40% इंटू हम कराएंगे 40% मल्टी डिवाइड में 100, तो ये आपका ये 100 से 100 ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 16 चौको 64 640। अब कह रहा है का चौथाई भाग ज्ञात करें, फिर से समझो 40 के वर्ग, 40 का वर्ग यानी 1600, 1600 के 40%, 40% ये आ गया, का चौथाई भाग निकालें यानी 1/4 4 से भाग देना होगा, तो 4 से हम भाग देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 160 आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें। तो देखो ये कह रहा है यदि ऐसा किया जाए तो ऐसा हो जाता है। तो आपको एक्चुअल में पहले आपको कितना लाभ हो रहा था, देखो अगर हम ये मान लें कि मेरी कोई चीज है 1 रुपए की है, ठीक है 1 रुपए की चीज है और मूल्य क्या कह रहा है 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो ये 5 गुना हो जाता है। तो 3 गुना का मतलब अगर बिक्री हम 1 की कर रहे हैं तो देखो यहां पर हम क्या कर दें, यहां पर हम कर दें मान लो 2, ये हम मान लेते हैं ये मेरी लागत वैल्यू है और हमने यहां पर 2 की चीज बेच रहे हैं। ध्यान से समझना कि मेरी जो सीपी है, कोई चीज है लागत मूल्य 1 रुपए की है और हम उसको कितने में बेच रहे हैं 2 रुपए में बेच रहे थे। तो कह रहा है इसका 3 गुना कर दिया जाए, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, तो 2 का 3 गुना हो जाएगा 6। अब 1 रुपए था, 1 रुपए की चीज आप 6 रुपए में बेच रहे हो तो आपको फायदा कितना हुआ, एक तो आपका लगाया हुआ पैसा था लागत, तो 5 रुपए आपको फायदा हुआ, वही तो कह रहे हैं 5 गुना लाभ हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि मतलब 1 रुपए की चीज है हम 2 में बेचते हैं और ये हमारी हो गई क्या बिक्री। कह रहा है बिक्री का जो बिक्री मूल्य है उसका 3 गुना कर दो, तो इसका हमने 3 गुना किया तो ये 6 आ गया। तो हमारे पास फायदा हमने कहां से देखना है, यहां से देखना है क्योंकि ये तो बिक्री मूल्य था। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो बिक्री मूल्य ये था। अब यहां से हम देखें तो यहां पर हमको कितना रुपए मिल रहा था, भाई एक सीपी था, बिक्री 2 रुपए की थी, तो 1 रुपए पर हमको 1 रुपए मिल रहा है, परसेंट निकालना होगा कितना आएगा, 1 से 1 कैंसिल मीन्स आपका यहां पर आएगा 100%। 1 रुपए लगाया 2 रुपए कमाए यानी पूरा 100 का 100% आपको फायदा है। मतलब आप कोई बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाओ, ठीक है 1 लाख लगाया और 2 लाख आपने कमाया, बट दैट मीन्स क्या है आपको पूरा 1 लाख का फायदा हुआ। बात इतनी क्लियर है, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे समझ रहे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अगर और आपको अभी क्लियर नहीं तो है और देख लीजिए। दूसरा क्या तरीका है, मान लो 100 बिक्री है, बिक्री हम 100 रुपए की कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात, बिक्री 100 की कर रहे हैं तो उसका 3 गुना कर दें तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना मेरा हो जाएगा 300। ठीक है, अब इस 300 में हमारा 5 गुना फायदा है। बात समझना, 5 गुने फायदा का मतलब है आपने 1 रुपए लगाया 5 रुपए पाया, यही तो कहोगे कि 5 गुना फायदा हुआ। तो ओवरऑल जो बिक्री होती है तो उसमें हम अपना सीपी निकाल के अपना फायदा देखते हैं। तो जो एसपी बनेगी वो तो यही बनेगी ना दोनों को मिला के। तो एसपी में आपकी लागत मूल्य प्लस आपका प्रॉफिट, तो इसको हम क्या कर दें 6 से डिवाइड कर दें, तो हमारी यहां से क्या सीपी निकल के आ जाएगी कितनी 50। यानी आपने सीपी लागत कितनी लगाई 50 और स्टार्टिंग बिक्री कितने की हमने ली थी, मानी थी 100, यानी 50 वाली चीज आप कितने में बेच रहे हो 100 में बेच रहे हो, सीधा सीधा 100% का प्रॉफिट है, 50 पे 50 रुपए का फायदा, जितना लगाया उतना ही पाया। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये करा है, बाकी यहाँ पे जो पहला वाला है बहुत ही आसान तरीका है।
ठीक है, 1 रुपए हमने मान लिया था और 1 रुपए जैसे ही माना हमने बिक्री उसकी 2 मान ली, 2 का 3 गुना 6 हुआ, तो यहाँ से फायदा हमको दिख गया। क्लियर। एक्स ने 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, तो 42,000 में स्कूटर खरीदा, फिर उसके बाद वह मरम्मत पर 6,000 खर्चा कर देता है, यानी ये भी उसकी लागत है। स्कूटर आपने से खरीदा सेकेंड हैंड, 6 रुपए उसमें खर्चा लगा दिया, मान लो उसकी सर्विस करा दी, तो ओवरऑल वो स्कूटर आपको पड़ा कितने में? स्कूटर आपको मिला 48,000 में। ठीक है, ये आपकी लागत हो गई 42 प्लस 6 48। और स्कूटर को उसने इतना करने के बाद 54,000 में बेच दिया, तो 54,000 में उसने बेच दिया और उसने लगाए थे कितने? 48,000 रुपए। उसका फायदा कितना है? 6,000 रुपए। बोलो, अब 6,000 रुपए फायदा है तो पूछ रहा है कितना परसेंट होता है, तो 6,000 रुपए लगाए, फायदा इसका हुआ कितने रुपए? 48,000। 48,000 उसने लगाए थे, तो ये नीचे आ जाएगा, परसेंट पूछ रहा है, गुणा 100 से कर दो, तो ये आपका कैंसिल हुआ। और ये हमारा कितना? 6 से कितना हो जाएगा कैंसिल? ये आपका 8 नीचे आएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई 8 बराबर ये आपका बन जाता है 12.5%। ठीक है, ये तो अभी हमने पूरी कैलकुलेशन करी। हमको यहाँ पर एक चीज ये दिख रही थी कि 6,000 रुपए उसने कमाए 48,000 रुपए लगा करके। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आया 1/8 और 1/8 होता है 12.5% के, तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तुरंत आंसर करके आप टिक करके निकल सकते हो। एक कैलकुलेशन थोड़ी एक्स्ट्रा जो हुई थी वो बच जाएगी। नेक्स्ट, 110 लागत वाली वस्तु 104 में बेची गई, तो कितनी छूट की पेशकश की गई? मतलब 110 वाली चीज 104 में बेची गई, तो हम ये देखेंगे उसको छूट रुपए में कितनी मिली। तो 110 की चीज है 104 दशमलव, तो 110 माइनस कर दो 104.5। ठीक है, कितना छूट मिलेगी? ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मतलब 5.5 रुपए। 5.5 रुपए की उसने यहां पर छूट ली। अब कहता है ये परसेंट में कितना है, तो देखो 5.5 और कितना रुपए था आपका? 110 पे ही तो छूट मिली होगी। बोलो, तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ये हम यहां से हटा के एक जीरो बढ़ा दें, तो ये 55 दूनी 110, यानी आपका ये आंसर आ गया 1/20। और 1/20 किसके बराबर होता है? 5% के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा बी। या आप ऐसे भी रखते तो दूसरा एक तरीका ये होता है जो आप नॉर्मली करते हो, 5.5 डिवाइडेड बाई 110 इंटू कराते हो 100 से, तो एक से एक ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये 10 से आपका ये बन जाएगा कितना? 55/11, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 5% ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है, तो ब्याज दर बताइए। तो ब्याज की दर यहां पूछ रहा है, तो यहां पे क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो? तो देखो पहला तरीका यहां पर यह है कि 2 साल में, अब देखो सीआई जब होता है तो सीआई में पिछले साल वाला जो अमाउंट होता है, मान लीजिए आपका 100 रुपए था, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए पे 10% की रेट से पहले साल में आपको मिलेगा 10 रुपए, फिर दूसरे साल में आपको मिलेगा 10 रुपए, प्लस इस 10 का 1 रुपए, तो अब आपका ये दूसरे साल में कितना बन जाएगा? 100 तो आपका ये है, ये मिल गया, मतलब 111 रुपए, तो ये आपका फिर प्रिंसिपल बन जाता है अगले साल के लिए। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, हर साल ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहां पे क्या है, 2 साल में कोई वैल्यू 1600, सॉरी हाँ 1600 होती है, और 3 साल में ये वैल्यू 1680 हो जाती है। तो यहां से यहां वर्ष में कितना अंतर है? 1 वर्ष में। यहां पे वैल्यू में कितना अंतर है? 80। तो ये 80 रुपए है, ज्यादा आया, 1 साल में हमको किस पे मिला होगा? 1600 पे मिला होगा। आइए ये बात क्लियर होगी। तो हम क्या करेंगे, 80 रुपए हमको मिल रहे हैं कितने पे? 1600 पे, मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट आ जाए कितने? 100 से, तो ये हमने 100 पूरा इधर किया, 16 से 80 डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 16 पंचे 80, यानी 5% की रेट रही होगी। क्लियर है बात इतनी? आइयो बहुत अच्छे सभी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला यहां पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो देखो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट लेना वो हाफ ईयरली लेना है, यानी पहले 6 महीने में, फिर 6 महीने में, ओवरऑल आपको 1 वर्ष में ही बताना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो आपकी एनुअल रेट होती है वो हाफ हो जाती है, यानी 4 कितने आपके पास यहाँ पर हैं, ये हाफ ईयर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी रेट परसेंट हो जाएगी कितनी? 2%। आइयो भी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो 2% की आपकी यहाँ पर रेट हो जाएगी। तो 2% रेट बराबर अगर हम देखें तो कितना होता है? 1/50 के, और 1/50 का मतलब क्या होता है? 2% की रेट है तो ये 1/50 कहलाता है।
1/50 का मतलब है 50 रुपए लगा करके आपने 1 रुपए कमाया, यानी 50 रुपए पहले 6 महीने में लगाए और कमा करके कितना हो गया होगा, 51 रुपए। अगले 6 महीने ये फिर से 50 लगा होगा, फिर से आपकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 51 रुपए। जब अब देखो 2 ही बार लेना है तो 2 साल के लिए भी हो सकता है ना, तो 6 महीने के लिए तो भी 2 बार करना पड़ेगा, 2 साल होता तो भी हम ऐसे ही करते। अगर ये हमारा 4% की रेट रहती तो 1/4 का मतलब होता है, सॉरी 4% का मतलब होता है यहाँ पर 25%, यानी 1/25। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते, यानी 25 रुपए पे हमको 1 रुपए मिल रहा है, 25 पे हमको मिला 1 रुपए तो 26 हो गया, फिर हम 25 पे करते यहाँ पर 26। ये तो तब होती जब यहाँ पर अर्धवार्षिक ना दिया गया होता तब, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक दिया है तो रेट आपका आधा हो गया, रेट आधा हो गया तो आपका ये 2, 1, 50 और 51 आ गया। अब ऐसी सिचुएशन पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 2500, और ये बनेगा आपका कितना, 2601। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ रहा है, कितनी राशि निवेश कर रहे हैं हम, 2500 निवेश कर रहे हैं, 2601 मिल रहा है हमको 1 साल बाद, ठीक है। तो मैं, मेरे क्वेश्चन में कितना दिया गया, 25,000, यानी मेरे से कितना 10 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 25,000, तभी तो होगा। तो इसका भी 10 गुना कर दो तो ये कितना मिलेगा, 2601 का 10 गुना, यानी इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी 26,010 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आइए बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक तो ये तरीका था कि ऐसे कर जाओगे, दूसरा तरीका है यहाँ पर, दूसरा ये है कि आपको यहाँ पर रेट भी गिवन है और 25,000 आपको यहाँ पर निवेश की गई राशि भी पता है, और आपको जो 4% रेट दी गई है 2 से डिवाइड किया क्योंकि हाफ ईयरली था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना, 2%। तो 25,000 का 2% कितना होगा, तो देखो 25,000 का 2% हम यहाँ पर अगर करें तो 25,000 का 1% कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट से पॉइंट लगा दो, 1% की वैल्यू 250 होगी। अगर 1% की वैल्यू 250 है तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपए, ठीक है। तो पहले 6 महीने में आपको कितना रुपए मिलेगा, सिर्फ 500 रुपए। आइयो भी बात क्लियर। फिर अगले 6 महीने में यहां पर हम बात करें तो 500 रुपए तो ये मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 500 का भी 2%, तो इस 500 का 2% कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ओवरऑल आपको यहां पर कितना मिलेगा, 500, 500 और ये 10, यानी 1010 रुपए। ये बात क्लियर है। तो 1000 आपको यहाँ पर 10 रुपए मिलेगा 2% की रेट से। तो हमने पैसा कितना लगाया था, 25,000, तो 25,000 में 1010 रुपए जोड़ दो, 1010 रुपए इतना आपको ब्याज मिला, तो जीरो और यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 5 1 6 2, तो आपको यहाँ भी आंसर 26,010 रुपए ही मिला कि नहीं मिला। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो रही होगी। तो या तो आप ऐसे कर जाओ, या फिर हमने क्या किया, 2% रेट, जब भी कभी 2% है उसको पार्ट में डिवाइड कर लो। 2% का मतलब है यहाँ पर 1/50, तो यानी कि 50 रुपए आपको, और ऊपर वाला होता प्रॉफिट 51 हो रहा है। दो दो बार आपको ब्याज लेना है, ये पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तो एक बार और 50 यहाँ पे कर दो, 51 कर दो। अगर 3 बार होता तो एक बार और 50 करते और 51 करते, फिर हम इन सभी का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते और इन सभी का मल्टीप्लाई यहाँ करते, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारी आ जाती कौन, इन्वेस्ट करी वाली वैल्यू, तो उसी के बराबर जितना गुना होता उतने गुने से हम यहाँ पर कर जाते हैं। आई होप क्लियर है। अगर यहाँ पर 2% ना होता, मान लो यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि 10% की रेट थी और 2 साल में लेना, तो 10% होता है 1/10, यानी 10 रुपए लगाकर 1 रुपए कमा रहे हो, यानी 10 से वैल्यू आपकी 11 होगी, अगेन आपकी वैल्यू 10 से 11 होगी, अगेन आपकी वैल्यू 10 से 11 होगी। तो इस तरीके से चले जाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको हम देख लेते हैं मेरे से कितना गुना है क्या है। तो ये आसान तरीका है, ये वाला जो दूसरा वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ए ने 75,000 के साथ कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद इतना रुपए। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है इसमें ये प्रिंट में गलती हुआ है। एक्चुअली जो इंग्लिश वाला है उसमें सही दिया है, ये है वैल्यू 37,500 रुपए, ठीक है। 37,000 नहीं है तो 37,500 है। चलो, ए ने यहाँ पर 75,000 रुपए लगाया और बी कुछ समय बाद 37,500 रुपए लगाकर ज्वाइन करता है। अब स्टार्टिंग में भी नहीं था, स्टार्टिंग में कौन था, मान लो बिजनेस यहां से यहां तक हुआ तो ए ने तो यहीं से स्टार्ट किया, बट बी कुछ टाइम के बाद यहां से ज्वाइन किया है। तो यहां पर अकेले कौन था, इस दौरान सिर्फ ए था, और यहां पर ए भी दोनों बिजनेस में रहे होंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी जो क्वेश्चन कह रहा है। अब ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो इनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड हुआ वो 3:1 के रेशियो में हुआ। तो देखो, प्रॉफिट जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू आपका जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, ठीक है।
इनकम इनटू टाइम, जो रेशियो बनेगा उस रेशियो में हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो यहां पे देखो क्या करेंगे, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, पूरे साल बिजनेस में रहा है, वो कुछ दिनों बाद आया था, तो इसका पैसा कितने दिनों तक लगा रहा होगा, 12 महीने तक। तो 12 महीने में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12, यहां पर 3 जीरो तो आपके पास ये है, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 90, उसका टोटल ये प्रोडक्ट बना होगा। यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमने किया तो इसका ये बना। ठीक है, और इनको रेशियो में क्या मिला, यहां पर किस रेशियो में इनको यहां पर मिला, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट मिला। अगर 3 वाली वैल्यू यहां पर ये 9 लाख है, तो 1 वाली वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 3 लाख होगी कि नहीं होगी, बोलो। 3 वाली वैल्यू ये है तो 1 वाली वैल्यू इतनी होगी। अब यहां पर हमको टाइम तो पता नहीं, तो मान लेते हैं टाइम लगा होगा x। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, 37,500 इंटू टाइम यानी x से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला कितना, 3 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख डिवाइडेड बाई 37,500, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, अब 3,000 और ये बचा। अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा कितना, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बोलो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 120, 25 से इसको डिवाइड करो तो ये आपके पास कितना आएगा, 25 एकम 25 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 12, 25 पंचे 125, यानी 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 अट्ठे 120, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी कि जो हमने यहाँ पर एक्स लिया ये आ गया क्या, टाइम। ये टाइम किसका आया, बी का। यानी बी का जो पैसा है वो बिजनेस में कितने महीने के लिए इन्वेस्ट रहा, 8 महीने के लिए। यानी ये वाला जो था ये टोटल 12 महीने, 1 महीने से स्टार्ट हुआ 12 महीने तक बिजनेस चला। तो यहां पर यहां से यहां तक आपको पता था कि ए और बी दोनों रहे, तो 8 महीने हमारा यहां पर बी रहा। तो बी कितने महीने बाद आया होगा, यहां सिर्फ ए रहा होगा, यानी 4 महीने तक ए अकेला बिजनेस में रहा, 4 महीने बाद आया, यही पूछा है। तो वो कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आंसर 4। अगर ये पूछता कि बी कितने महीने के लिए बिजनेस में रहा तो मेरा आंसर 8 होता। क्लियर है बात। नेक्स्ट, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, यानी कि उसको 68 नंबर थे लेकिन आपने 88 नंबर ले लिए, कितना ज्यादा आपने ले लिया, 20 नंबर। ठीक है, और 20 नंबर ज्यादा लेने की वजह से उस कक्षा का जो एवरेज है वो 0.5 से बढ़ गया, यानी हर बच्चे को आधा 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 नंबर मिला होगा। तो 20 बच्चे हैं, सॉरी 20 नंबर हैं और आधा आधा नंबर हमने सभी में बांटा होगा, तो कितने बच्चे रहे होंगे, सीधी सी बात 40 बच्चे रहे होंगे, तभी 20 हम आधा आधा नंबर बांटेंगे। अगर 20 बच्चे रहे होते तो एक एक नंबर हमें बांटना पड़ता, तो यहाँ तो हमने कितना बढ़ाया, देखा इतना बढ़ा। तो ये 40 हम एक तो हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 0.5 बढ़ा, 0.5 से डिवाइड कर दो, तो अगर हम नीचे से पॉइंट हटाएं ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, 200/5, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 400। आइए बात, सॉरी 40 आएगा, ये मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पर जीरो, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20, 40 बच्चे रहे होंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा। ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना, तो 3 लोग हैं ए बी और सी। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले लास्ट वाला देखा करो, बी है सी से 3 गुना, अगर सी 1 है तो बी हो जाएगा 3, और ए बी से 2 गुना है, बी 3 है तो ए कितना हो जाएगा, 6। तो यहां से इन सभी का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब कह रहा है यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में करता है, सी अकेले 30 दिन में काम, सी एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 1 इंटू 30 दिन लगाता है, टोटल काम कितना होगा, 30। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क है 30। अब कह रहा तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, यानी तीनों की बात करी जा रही, तीनों एक साथ काम करेंगे, 6 3 9 1 10, तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, काम कितना है 30, तीनों एक दिन में कितना करते हैं 10, डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 3 दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो देखो 250 की स्पीड और 4 घंटे में दूरी तय करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि दूरी कितनी है। तो स्पीड है कितनी 250 की, इनटू टाइम 4 घंटे,
आंसर आएगा कितना 1000। तो ये आपकी 1000 हो गई डिस्टेंस। अब इसको कवर करने के लिए कह रहा है जो 4 घंटे में कवर कर रहा था जब उसकी स्पीड थी 250, अब 1 घंटे 40 मिनट में कवर कराना है तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे 40 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1:40/60 ऐसे लिखेंगे। और ये कितना होता है 2/3, मतलब 1 सही 2/3। इसको भी अगर हम पूरा फ्रैक्शन में करें तो हम लिख सकते हैं 5/3। आई होप ये बात क्लियर है। यानी इतने टाइम में तो 1000 5/3 टाइम में क्या स्पीड होगी, 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 यहां पर हो जाएगा कितना 200, 200 इंटू 3 करो कितना आंसर आएगा 600 की आपको स्पीड यहां पर बढ़ानी होगी। आई होप सभी को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी को डाउट हो तो बताइए। दूसरा तरीका ये है, अभी तो हमने फ्रैक्शन में लिया, अगर हम इसको फ्रैक्शन में ना लें, ध्यान से समझना कि इसको हमको जो दिया गया है 1000, ठीक है 1000 ये डिस्टेंस आ गई, ये हमको 1 घंटे 40 मिनट, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 40 मिनट ओवरऑल 100 मिनट में कवर करनी है। तो हम अगर डिवाइड अगर इसको 100 से कर दें, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और ये तो अब मिनट में आएगा यानी इनटू हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो यहाँ पर 100 10 आया, इंटू हमें यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 600। आइए बात क्लियर होगी, 60 इंटू 10, तब भी आपका ये आंसर आ रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, यदि एक बस किसी स्थान से, यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में, तो वो 1 घंटे में कितनी जाती है, 1 घंटे को हम यहाँ पर 60 मिनट, बात वही है, 1 घंटे में जाती कितनी 45 किलोमीटर, ठीक है। और कह रहा है यदि वह सभी स्थान, जितने भी स्थान है वहां पर रुके तो 1 घंटे में वो कुल 36 किलोमीटर ही जा पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, ये पूछ रहा है कि 1 घंटे में बस रुकती कितने मिनट है। तो देखो यहाँ पर हमको टाइम दोनों जगह सेम दिया गया है, 1 घंटे में 1 घंटे में, ठीक है। अगर हम 1 घंटे में डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ 1 घंटे में कितनी कम कवर करिए, 9 किलोमीटर। आइयो भी बात क्लियर है। 45 किलोमीटर जा रहा था, 36 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अब 36 गया, ये हमारा 9 किलोमीटर कम गया, तो पहले की जो हमारी डिस्टेंस थी उसका ये कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 9 किलोमीटर गया पहले की बजाय, यानी 45, यानी कि 1/5, 1/5। डिस्टेंस हमने कितनी कवर करी है पहले से, 1/5 कम कवर करी है, यानी 45 का 1/5 मतलब वही 9 किलोमीटर कम करी है। आइए बात क्लियर है। तो जो टाइम है तो वो कितना, यहां भी हमारा यही है, तो अगर हम यहां भी उसी स्पीड से चलते 36 किलोमीटर जाना होता तो हमको कितना किलोमीटर लगते, तो एक तो तरीका भी यहां पर 1/5 है समझिए। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का मतलब 60, 60 का अगर हम 1/5 कर दें तो आपका आंसर कितना आएगा 12, यानी 12 मिनट के लिए रुकती होगी। आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका समझिए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 45 किलोमीटर जाने में किसी भी बस को 60 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 45, तो 9 चौको 36, 9 पना 45, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 12, तो 12 इंटू 4 करोगे आंसर आएगा कितना 48 मिनट। बात इतनी समझ आ गई। यानी कि अभी भी, यानी यहां पर भी उसको 1 घंटा लग रहा था, यानी 45 किलोमीटर जाने में भी उसको 60 मिनट लग रहे थे, और ये 36 जाने में भी उसको 60 मिनट लगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहा यहां पर अगर बिना रोके चलती तो ये 36 किलोमीटर 48 मिनट में कवर कर लेती, लेकिन रुक रुक के चली थी तो जो 48 और 1 घंटे उसको लगते हैं 36 में, तो जो डिफरेंस आया 12 का ये वहीं से तो आया, यानी 12 मिनट गाड़ी रुकी होगी। क्लियर हुआ होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई, दो तीन बार दिखिए आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको बहुत अच्छे समझ लो, और कई बच्चे हैं इसको सॉल्व नहीं वहां पे कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल, देखो लंबाई हमारा इस तरह से होती है और चौड़ाई हमारे ऐसे होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी लंबाई कम है और यहाँ चौड़ाई का रेशियो ज्यादा है, ठीक है। तो ये लंबाई आपकी 5 है और ये 6 है, तथा इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास यहाँ पर कितनी है? लंबाई यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं ये 5x है और ये 6x है, तो 5x इंटू 6x बराबर किसके दिया गया है? क्षेत्रफल ये आना चाहिए, तो बराबर है 6750 के। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 30x² बराबर 6750। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आएगी 6750 में हम डिवाइड 3 से करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड इसको करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, सॉरी 3 दूनी 6 अगेन, और फिर आपका 3 पचे 15 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 225 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर रूट बाहर निकल के आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी कितनी? 15। आई होप सभी को बात क्लियर होगी। तो आपका ये लंबाई थी और ये आपकी चौड़ाई थी। एक्स की वैल्यू 15 आ गई, 15 में 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 पने 75 और 15 छक्का 90। तो ये आपकी आ गई चौड़ाई और ये लंबाई। अब वो पूछ ये रहा है कि आयत की लंबाई तथा आयत के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आयत की लंबाई, लंबाई आपकी कौन है? ये वाली लंबाई आपकी कितनी है? 75 75। क्षेत्रफल से आपको बनाना है, तो क्षेत्रफल है 6750। ठीक है, 25 से डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये 25 दूनी 50 हुआ, बचा कितना? 17, 175, 25 सत्ते 175, 0, 3 से एक बार और डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 और 3 नवाइया 27, तो 1:90 का रेशियो बना, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो रही होगी बात सभी को? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो रीजनिंग आपका शुरू हो गया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 55 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको रीजनिंग को मिलेंगे। रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। कह रहा है आपको ये वाला यहाँ पर दिया गया शब्द के अक्षरों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दिया गया LAMB, तो LAMB डायरेक्ट दिख ही रहा है, BOULT। तो यहाँ पर अगर देखो, क्या आपको यू कहीं आया है? ही नहीं, इसमें यू है ही नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं? किन शब्दों में किस शब्द के अक्षर वर्णान, मतलब आप बढ़ते क्रम में देखोगे, जो पहले आता वो पहले, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एस तो बहुत बाद में आता है, ए यहाँ पर है। उसने यही पूछा शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। एच पहले ई से कभी नहीं आता, गलत हो जाएगा। BILLOW ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ भी देखो ए बाद में है, सी पहले आ गया, ये भी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा बिलू। दिए गए विकल्पों में से बताइए यहाँ पर क्या है? हिरण, मृग, छोना। तो यहाँ पर देखो वही चीज है, जिसको ये चीजें पता होंगी तो कर पाएगा, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएगा, वो चाहे हम हो चाहे कोई हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और चीजें देखनी पड़ती हैं। हिंदी पढ़ोगे, हिंदी में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि कहाँ पे क्या होता है। मृग छोना का मतलब होता है हिरण के बच्चे को मृग छोना बोलते हैं। उसी तरीके से घोड़ा है, घोड़े को बच्चे को हम बोलते हैं बछेड़ा। मेमना बकरी या भेड़ का बच्चा होता है, बछड़ा गाय का बच्चा होता है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। और जो दादुर होता है, ये दादुर यहाँ पर होता है मेढक। ठीक है, मेढक का बच्चा होता है, उसको हम यहाँ पर दादुर बोलते हैं। तो घोड़ा है, घोड़ा के बच्चे को बछेड़ा बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट। नेक्स्ट, यहां पर दिया गया है भागना चलना। तो देखो भागना स्पीड में होता है या चलना, यानी पहले स्पीड, दोनों चीजें एक ही हैं। पहले भाग रहा था फिर चल रहा है, यानी पहले स्पीड ज्यादा थी फिर स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है? भारी वर्षा बूंदाबांदी। तो भारी वर्षा का मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी मतलब स्लो बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। तो ये बिल्कुल इससे मैच करता है, चीज वही है। यहां पर जॉग और दौड़ना, तो जॉग का मतलब चलना, दौड़ना ये तो इसके रिवर्स हो गया, नहीं हो सकता। गोताखोरी और तैरना, गोताखोरी मतलब नीचे जाना, तैरना का मतलब पानी के ऊपर, ये भी नहीं होगा। उछाल चौकड़ी, ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन आपका बनेगा वो 1 बनेगा, भारी वर्षा और बूंदाबांदी। ठीक है, नेक्स्ट, EHVS, MJ बताना है। देखो ई का रिवर्स लेटर V होता है, तो M का रिवर्स लेटर N होगा, ये नहीं ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। H का रिवर्स S होता है, तो तरीके J का रिवर्स Q होगा, तो Q हमारा NQ, ऑप्शन नंबर ये भी गलत, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, ताला, रोक, कसा हुआ। देखो ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें प्रतिबंध कर रही हैं, प्रतिबंध लगाती हैं। रोक लगा दो, कसा हुआ है, ताला लगा दो, तो इसमें खुला नहीं हो सकता। खिड़की प्रतिबंध नहीं लगाती, द्वार प्रतिबंध नहीं, बंद, बंद कर दिया, प्रतिबंध ये हो गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लुप्त संख्या,
1 4 27, इसीलिए कहते हैं कि आपको यहाँ पर ये चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर जिसको नहीं पता होगा तो यहाँ तक क्या देखा है, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 16 का स्क्वायर। ये कैसे हो सकता है, 16 डायरेक्ट आ गया। अब आप यहाँ पर क्या लाओगे, तो ये चीज है यहाँ पर। तो 256 16 का होता, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये चल रहा है 1 का पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। अब आपका जो आंसर आएगा 5 की पावर 5 आएगा। 5 की पावर 5 का मतलब होगा यहाँ पर 3125। ठीक है, कैसे, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 आपका हो गया। तो ये कितना होता है, 25 इंटू 25, ये कितना हुआ 625। 625 इंटू 5 कर लो, आपका आंसर आएगा 3125। क्लियर है बात, कैलकुलेशन को ऐसे तोड़ के कर लिया करो। नेक्स्ट श्रृंखला में आपको फिर से यहाँ पर x और y की वैल्यू x प्लस वाई बताइए। तो अभी तक हमने जितने पेपर पढ़ाए ना, उसमें लगभग सेम सेम क्वेश्चन हैं। तो हम ये जरूर बोलेंगे जितनी प्रैक्टिस करो वो अलग है, प्रीवियस पेपर जरूर देखिएगा। x प्लस वाई बताना है, तो यहाँ पर 20 2 22 2 24 2 26, तो यहाँ पर 26 में 2 करेंगे तो 28, बोलो। फिर यहाँ पर क्या आ गया, +4, फिर +4, और यहाँ पर ये +4, 36 4 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 40। अब 40 में 28 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 68। आइयो भी बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, और फिर 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ 3 ऐड, सॉरी 4 4 और 4। ठीक है, आइयो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर 4 इसलिए नहीं होगा, 26 4 30, फिर यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मेरे पास 4 हुआ होता पीछे, तो हम कर सकते थे। इस तरीके से आंसर आपका 68 हो जाएगा। नेक्स्ट 11 21 13 31 14 6 14। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो ये क्या है, सबसे पहले आपको मिला 11, फिर 121, फिर आपको यहाँ पर ये मिला। तो यहाँ पर ये चीज हम जो करते चले जा रहे हैं, ये हमको दिख क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो ये पहले है 11 की पावर 1, फिर आपका 11 की पावर 2, 11 की पावर 3। ये हमने यहाँ पर अंदाजा लगा लिया कि ये 11 121 और 131, ये स्क्वायर होता है 11 का और ये क्यूब होता है, यहां से मुझे अंदाजा लग गया। फिर यहाँ पर 11 की पावर हुई होगी कितनी, 4, तो ये आया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 की पावर करेंगे 5, तो 11 की पावर 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 4 6 4 1, ये पावर 4 तो है ही, इसी मल्टीप्लाई 11 और कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 11 एकम 11। तो देखो दो ऑप्शन तो यहाँ से रहे। ठीक है, अब एक में हमें 160 मिल रहा है और एक में 161 मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा वो चीज एक बार देख लेते हैं। 11 चौको 11 एकम 11 हासिल है, 11 चौक 44 1 45, 11 छिक्का 66, 66 और 4 70, 11 चौको 44 44 और 7 कैरी का 61 51, कैरी 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो ये 161 051, 161 051, तो यहाँ पर 160 051 है, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट GIKMO, तो जी होता है कितना, 7 2 9 11 13 15, 2 2 का गैप है। अब जहां जहां आपको 2 2 का गैप मिलेगा वहां वहां आप देख लीजिए कौन सा आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो पहले में देखो यहाँ पर कितना है, पहले में यहाँ पर है कितना 24, 24 के बाद 26, 26 में हम 2 ऐड करेंगे तो 2 बन जाता है, 4 बन जाता है और 6 बन जाता है। इसमें यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है 24 25, नहीं हो सकता लगातार गैप, 16 और 3 नहीं हो सकता, यहाँ पर 11 और 12 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करना है, तो देखो AEIM, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ए में प्लस हुआ होगा 4, तब 5 हुआ, 5 में +4 9, 9 में +4 13, 13 में +4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17, और 17 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दो ऑप्शन तो गलत हुए। लास्ट वाला लेटर देख लो, सी में H आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू 3 होती है, 5 ऐड हुआ 8, 5 13, 5 18, 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है। W यहाँ पर आएगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, पहले यहाँ पर क्या आएगा Q और लास्ट में आएगा W, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, तो पहले आपके पास है A1 F6 K11, फिर गैप है यहाँ पर U21 और फिर गैप। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पर पूरा 10 हुआ, मतलब यहाँ भी 5 ही 5 दो बार हुआ होगा, तो यहाँ पर हम +5 करेंगे अगर, तो ये कितना बन जाएगा 16, 16 में +5 करेंगे तो 21, और 21 में +5 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 26। तो इसके लिए पूछ रहा था इनकी जगह पे लेटर आने, 16 वैल्यू किसकी होती है,
पी की होती है, और 26 किसकी होती है? जेड की होती है। तो पी और जेड, इस तरीके से आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। तो देखो यहां पर हम ये बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहला बंदा जहां कराओ उसको मिड समझना। मान लो हमने यहां पर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, क्या ए का घर बी के पश्चिम है, बी के पश्चिम है तो बी तो यहां फिक्स हो गया। अब पश्चिम के लिए किधर जाओगे? तो बीच के बाद इधर ही है आपका, इस तरफ होता है। तो ए का घर बी के पश्चिम में हो गया। बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण, फिर से आप यहां पे आओ। अगर हम सी को यहां करें तो नीचे जाना पड़ेगा, बोलो, बीच में हमेशा रख के देखना। सी के दक्षिण मतलब नीचे जाना पड़ेगा, तो सी कहीं ना कहीं यहां होगा, तभी तो सी के दक्षिण में बी का घर होगा। और सी का घर डी के पूर्व में है, डी के पूर्व में है, तो डी यहां पर रख के देखो, डी का पूर्व किधर? इधर होगा, बोलो। तो सी का घर डी के पूर्व में है, तो डी यहां पर होगा और इस तरफ आ जाएंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। पूछा इसने क्या है, डी से बी का घर किस दिशा में है? तो डी से बी का देखो ये वाली दिशा दिख रही, तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी। देख रहे हो कितना आसान है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके पीछे जाते हैं। नेक्स्ट, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला। हमने यहां से शुरू करा, पश्चिम किधर होता है? इस तरफ होता है। 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। दाएं मुड़ेगा का मतलब ऊपर जाएगा, और ये 8 मीटर। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है? तो देखो सबसे छोटी दूरी आपकी ये है, ठीक है। सब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये ए है, बी है, सी है, पाइथागोरस लग जाएगा। क्या करेंगे, हमें ए सी स्क्वायर पता करना है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा, प्लस ये 36 हो जाएगा, बराबर ये बनेगा 100। अब लेकिन यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। ए सी की वैल्यू निकल के कितनी आएगी? 10 आएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गांव एक गांव बी के पश्चिम में है, तो एक को हमने बोला था कहीं फिक्स करा लो। गांव बी के पश्चिम कहाँ हो जाएगा? ए यहाँ पर आ जाएगा। जो गांव सी के दक्षिण में है, जो का मतलब बी के लिए बोल रहा सी के दक्षिण में है, तो सी यहाँ हो जाएगा, सी के दक्षिण में हो जाएगा बी। फिर जो डी के पश्चिम में है, अब ये सी के बात कर रहा है, सी कहाँ है? डी के पश्चिम में है, तो डी के पश्चिम में हो जाएगा ये सी। अब ये क्या कह रहा है, डी के पश्चिम गांव एक किस दिशा में है? यहां पर होना चाहिए गांव से, ठीक है। डी के पश्चिम गांव से, डी के पश्चिम है सी से, ए किस दिशा में है, यानी सी से पूछ रहा है ए किस दिशा में है। तो देखो प्लस का यहां पर साइन बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे तो सी से हमको ये वाली डायरेक्शन मिल रही है, ये डायरेक्शन यहां पर कौन सी है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, तो यहां से दक्षिण मतलब नीचे की तरफ होता है, चला दो 15। बाएं मुड़ा और 15 चला, फिर से वो बाएं इधर जाएगा 15, फिर चला दो इसको। आगे 15 मीटर और चला, मतलब दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, और एक बार बाएं मुड़ा 15 चला, मतलब वापस वहीं उसके बराबर आ गया, जहां से चलना शुरू किया था उसी बराबर आ गया। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में? तो शुरुआती स्थिति तो ये है, शुरुआती बिंदु ये है, तो यहां से यहां तक की आपको दूरी बतानी है। तो देखो अगर ये वाली 15 है तो ये भी हो जाएगी 15, यानी 15 किलोमीटर है। और डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये हमारी होती है ईस्ट, तो ईस्ट यहां पर हो जाएगा 15 किलोमीटर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। तो देखो यहाँ पर कंक्लूजन वाला है, यहाँ पे हम ये बात करेंगे। देखो अगर आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं, और इन क्वेश्चन में आप सॉल्व मतलब आप पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो, तो हम तो ये कहेंगे टिक ना करो। जैसा केबीसी में कंफर्म नहीं हो तो क्विट कर जाओ, अदरवाइज आप 10 नीचे आ जाते हो, 10,000 पे आ जाते हो, है ना, इस तरीके से आ जाते हो। तो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन डाउटफुल रहते हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे करो। तो यहाँ पे हमें सिचुएशन को समझना होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। कभी कभी सिचुएशन नहीं समझ आती है तो आंसर ये गलत हो जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर 3 छोड़ दोगे तो आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन छोड़ गए, यानी 75 में 3 क्वेश्चन आपके 72 बचे। और मान लेते हैं 2-3 छूट जाएंगे तो भी इतना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आप इनको लगाते हो और गलत होता है तो ज्यादा है। आप छोड़ोगे तो 2 ही नंबर जाएगा, और आप टिक कर दोगे गलत हुआ तो 2.5 नंबर माइनस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या कह रहा है, कोई देश इन दोनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। तो ना होने पर कहीं ना कोई ऐसा, जैसे भी आपका आत्मनिर्भर नहीं है, कोरोना आया था जिसमें बहुत सारा ऐसी चीजें हो गई थी, नहीं कई देश कर पाए थे, ठीक है। उन सभी बातों को उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है। ये चीज तो असंभव वाली बात तो कभी सही नहीं होती है। आत्मनिर्भर नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसकी वजह से इतना ज्यादा लॉस हो गया, तो आज वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, बट धीरे धीरे हो जाते हैं। जैसे अभी तक भारत था, आत्मनिर्भर नहीं था, उसके पास कोई वैक्सीन नहीं थी, लेकिन उसने देखो कोरोना में अपनी वैक्सीन बनाई। तभी तो आप मोदी का नारा देते हो आत्मनिर्भर भारत। क्यों है? क्योंकि उसने अपनी कई चीजें खुद से डेवलप करी हुई हैं। तो ये असंभव नहीं है, संभव है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, आमतौर पर देशवासी आलसी होते हैं। आमतौर का मतलब है, आमतौर पर का मतलब है कि आमतौर मतलब हमेशा होते ही होते हैं, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। आमतौर पर नहीं होते हैं, अभी हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं। आमतौर पर देशवासी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग आलसी होते हैं, वो बात सही हो जाती है। बट यहाँ पर दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना ही दूसरा। अगला, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। पहला, नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अगर आप करोगे, नहीं करेंगे, दिल्ली ऐसा शहर है, प्रदूषण वैसे भी रहता है, तो यहाँ पर नहीं किया जाना सही चाहिए, मतलब हम सही कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। जी, ये भी बात आपकी सही है कि रोजगार के अवसर भी तो प्रदान होंगे, लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर पहला वाला आप करो नहीं करना चाहिए, इजाफा होगा, तो फिर रोजगार अगर वहां नहीं होगा तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। या तो आप यहाँ पर रोजगार के अवसर देख लो, या आप प्रदूषण देख लो, दोनों में से एक ही चीज कर पाओगे। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर आंसर बनता है वो आइदर और में जाता है, लेकिन आइदर और के लिए इन्होंने यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी पर ही जाएंगे कि हम इसको बोलेंगे कि दोनों ही मजबूत हैं। लेकिन हम ये कह सकते थे या तो ये करो या ये करो, ठीक है, या तो आप प्रदूषण वाला बचा लो या फिर रोजगार को देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। मतलब आपका जो वर्किंग ऑफिस होते हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो 2 से 8 मंजिल वाले भवनों पर ही स्थित होते हैं, नीचे ज्यादातर नहीं होते हैं। फिर दूसरा दे रहा है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लोर बिल्डिंग है तो उसमें लिफ्ट होती है, उनका कहना ये है। तो देखो, पहला क्या करें, सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर पहुंचा जा सकता है सभी मंजिलों पर। मान लो कोई बिल्डिंग 2 ही मंजिल की है, तो आप दूसरी मंजिल पर लिफ्ट से कैसे पहुंचोगे? तो ये बात तो जरूरी नहीं है कि सभी मंजिलों पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, अगर तीन तीन से ज्यादा है तो उसमें लिफ्ट होगी, तो उसमें आप पहुंच सकते हो। दूसरा, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। ऐसा तो बिल्कुल गलत है। तीसरे ऊपर की मंजिलों में लिफ्ट नहीं, देखो लिफ्ट लगती है वो ग्राउंड फ्लोर से ही लगती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है, और 3 से कम है तो लिफ्ट लगी नहीं है, तो वो लगेगी तो ग्राउंड फ्लोर से ही। तो ऐसा यहाँ पर नहीं केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलें उसी में लिफ्ट है, नहीं। वो तो फिर अगर 3 से ऊपर वाली कोई भी बिल्डिंग हो गई, 4 मंजिल की है, तो लिफ्ट लग गई, मतलब आप पहली मंजिल पर भी पहुंच सकते हो, दूसरी पर भी पहुंच सकते हो। तो यह तो बात बिल्कुल गलत हो गई। थर्ड कह रहा है 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि उसने बोला अगर किसी में 3 मंजिलें हैं तो लिफ्ट जरूर होती है, तो सातवीं मंजिल पे लिफ्ट जरूर होगी। दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आर ई एफ सभी में है, तो चौथे लेटर्स देखो, यहाँ पर ओ है 15 होता है, यहाँ पर आई है 9 होता है, यहाँ पर आपका एल है 12 होता है, और यहाँ पर एल है 12 होता है। तो देखो 9 वाला सबसे पहले आएगा, एक ही बार में आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर देखो वही चीज आ गई है कि किसको यहाँ पर क्या आएगा, कई सारे हम क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपने लास्ट के दोनों पेपर देख लिए होंगे तो ये बात क्लियर हो रही होगी। लास्ट के 2 लेटर हैं, उनसे कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर वीई है तो वीई से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आर ई है तो यहाँ पर क्या होगा, सर यहाँ पर आर ई था तो आर ई से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जीई है तो जीई से स्टार्ट होगा। तो जीई में जेंडर हमें पहले मिल रहा है, एक ही है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चनों में हर बार कहता हूं कि आप स्मार्टनेस दिखाइए, स्मार्टेस्ट दिखाइए। एक बार में एक चीज को चेक करो, कभी पूरा पता लगे आप इन 3 को 3 फिर 3 से मैच कर रहे फिर 3, ऐसा मत करो। एक बार में एक करो। यहाँ पर देखो पहले लेटर सभी के 2 में सेम है, बाकी अलग अलग है। अगर के मिला, मान लो एक ही बार मिला, टिक करके निकल जाओ। तो यहाँ पर क्या है, जेड से वाई,
y से x, x यानी एक एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ y से हम माइनस करेंगे तो u आएगा, मतलब ये तो ऑप्शन होने से रहे। ठीक है, लास्ट वाला देख लो, a से c, c से e, सब में 2 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर j में 2 जुड़ेगा तो 12, 12 वैल्यू किसकी होती है कि, तो यहाँ पर 11 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा a से c प्लस 2, c से e प्लस 2। अब देखो e से g हुआ कितना, e से प्लस यहाँ पर 7, यहाँ 2, यहाँ पर 3 ऐड हो गया। अगर यहाँ पर आपका 3 ऐड हुआ तो अब यहाँ पर क्या ऐड होगा, 10 और 3 13 m आएगा। ठीक है, तो इनके ऑप्शंस यहाँ पर ये इन्होंने गलत रखे हुए हैं। या भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। लास्ट वाला लेटर देख लो या बीच वाला देख लो, बीच वाले से हो सकता मिल जाए। यहाँ पर क्या है, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, और अच्छा एक चीज है यहाँ पर इन्होंने गलती ये करी हुई है, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था VJI होना चाहिए, ये इनकी गलत है, टाइपिंग इनकी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो अब आंसर आपका मैच करेगा VJI, तो यहाँ पर पहले जे आएगा और बाद में आई आएगा। तो देखो आपको क्या मिल रहा था यहाँ पर, जो लास्ट वाला हम चेक कर रहे थे, एक में प्लस 2 किया 3, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 का मतलब के आएगा, और यू हम पहले निकाल ही चुके, मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, तो ये इनका यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन हर एक सीरीज में एक पूछा ही गया है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ई हैं और 5 आपके पास एफ हैं। क्या कर रहे हैं, पहले इन्होंने एक एफ, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक एक चीज इंटरचेंज करिए, यहाँ पर लास्ट में ई ला दिए पहले वाले एफ। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 और ये 2, यहाँ पर 3F 3E 4F 4, तो अब ये 5 होंगे, 5 यानी कि पांचों को 5 पहले F आने चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ तो नहीं हो सकता, 1 2 नहीं हो सकता, E पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम माइनस और ये नहीं करेंगे, सीधा लिखते हैं यहाँ पर 45 26 7, यहाँ पर कुछ और आएगा, उसके बाद यहाँ 31। देखो 45 से यहाँ पर 26 हुआ, मतलब यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 19 माइनस हो रहा है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ भी 19 माइनस हुआ होगा, और यहाँ भी अगर 19 माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 7 था तो यहाँ पर 12 आना चाहिए। बोलो ये 12, अब एक्चुअली ये माइनस था तो यहाँ हम प्लस कर रहे थे। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ फिर हम प्लस 19, हमने जब -7 किया 12 आया, अब 12 में प्लस 19 किया तो 31 मिलेगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर ये 12 आ गया, सब में यहाँ पर ये पॉइंट लगा था। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर लगा तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो, 1.2 ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार यानी 4 तारीख को संडे है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन, 30वें दिन के पहले का छठा दिन का मतलब है 24 तारीख, -6 कर दो, इसमें से -6 कर दो, यानी आपसे 24 तारीख को पूछ रहा है। तो देखो 4 को संडे होगा, 4 के बाद 7 जोड़ दें, 11 तारीख को भी आपका संडे होगा, 11 7 18 को भी आपका संडे होगा, और 18 7 25 यानी 25 का तारीख को भी आपको संडे होगा। और 25 को संडे, तो उसके पहले 24 तारीख आई होगी, तो उसके पहले दिन कौन आता है, सैटरडे रहा होगा, सैटरडे का मतलब शनिवार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अगला है यहां पर ए एक्स फिर ई, यानी अल्टरनेट अगर हम इसको यहां पर देख लें, ए से हो रहा है ई +4, तो हम यहाँ पर +4 अल्टरनेट यहाँ पे करेंगे, 9 आएगा, 9 होता आई के लिए, 2 ऑप्शन गलत कर दो। ठीक है, लास्ट में नंबर देख लो, लास्ट वाले जो नंबर है उनको देख लो, 2 नंबर मेरे गलत हो गए, 1 से आ रहा 3, 3 से 4, 4 से 7, तो यहाँ पर क्या हुआ 1 से 3, यानी यहाँ पर कितना ऐड किया 2, फिर 2 में फिर ऐड किया कितना 1, फिर यहाँ पर कितना ऐड किया 3, तो अब यहाँ पर कितना ऐड होगा, अच्छा हमने एक यहाँ पर ये लास्ट में मेरे पास मैंने यहाँ पे गलत जोड़ा था, 1 3 4, फिर आपका 7 आया, तो 1 से 3, 3 से 4। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, लास्ट के दोनों नंबर को जोड़ो तो 4 आ गया, फिर 4 और 3 को जोड़ो तो 7 आ गया, उसी तरीके से 7 और 4 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट के लिए हम इसके पहले बहुत सारे इसके क्वेश्चन करा रहे हैं, अब इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। सॉफ्ट का इसने पूछा, सॉफ्ट, सॉफ्ट हमारा यहाँ पे आया है, यहाँ पे मेरा सॉफ्ट नहीं है, यहाँ भी मेरा सॉफ्ट नहीं है, तो देखो सॉफ्ट हमारा एक बार आया है, तो सॉफ्ट के लिए नंबर भी एक ही बार आया होगा। तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 आंसर नहीं हो सकता। ठीक, 2 नहीं हो सकता। 1 1 हमारा यहाँ पे मिल गया, 1 भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, कहीं और ही नहीं। ठीक है, तो सॉफ्ट के लिए आंसर क्या होगा, 3 होगा।
जो चीज कॉमन जहाँ पे होती है वही चीज है। सॉफ्ट एक जगह था, 3 एक जगह है। 1 हमारा यहाँ पे है, 1 वहाँ है, तो कॉटन कॉटन का 1 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या था, 2 था और वहाँ 2 था, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, क्लॉथ का हो जाएगा, क्योंकि क्लॉथ क्लॉथ है। नेक्स्ट, SOLB और इसको दिया गया, 2 जगह दिया गया, स्लोब को दिया गया और इसको दिया गया, और LOFT को पूछ रहा है। तो एल का यहाँ पर क्या है, एल का यहाँ पर 3 है, 3 हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, टिक करो निकलो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सॉल्व करने की। नेक्स्ट, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई, प्लस को कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस को कर दिया प्लस, इनटू को कर दिया डिवाइड, और डिवाइड को कर दिया होगा यहाँ पर प्लस, सॉरी माइनस, ठीक है, डिवाइड को माइनस। तो पूछ रहा है आंसर क्या आएगा, तो देखो 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 1। चलो, तो 16 से आपको यहाँ पर माइनस कराना है, आंसर क्या आएगा, 4 से पहले डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 आएगा, ठीक है, 2 और इंटू इधर हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर आपका ये बनेगा 16 माइनस 2 प्लस 2, तो आपका माइनस 2 प्लस 2 कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 16, आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, होली डे को ये लिखा जाता है समकोण, एक लेटर एक बार में चेक करो, एच और ई, एच से ई का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एच 8 होता है, ई 5 हुआ, यानी -3 हुआ, तो एस में हम अगर -3 करें, एस की वैल्यू कितनी यहाँ पर होगी 19, 19 में 3 माइनस करोगे 16, 16 वैल्यू किसकी होती है, पी, पी अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, टिक करो निकलो, फर्जी में अभी इतना बड़ा यहाँ पर हम कर रहे होते। नेक्स्ट, a@b, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये दे दिया जाए तो तुरंत यहाँ पे आ जाओ, हमें इक्वेशन यहाँ पे ये मिल रही है, सॉल्व करेंगे। चलो, x हैज, a हैज b का मतलब है a b का भाई है, यानी x y का भाई है, x भाई है किसका, y का, y@, का मतलब a b का बेटा है, यानी y बेटा z का है, y बेटा z का हो गया। स्टार का मतलब यहाँ पर का, स्टार का मतलब ए बी की माँ है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा जेड डब्ल्यू की माँ है, जेड डब्ल्यू की माँ है, ठीक है। यदि जेड के 2 बेटे और एक बेटी, यानी 2 बेटे, ये हो जाएगी उसकी बेटी, तो डब्ल्यू एक्स की बहन है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू एक्स का भाई है, कभी नहीं हो सकता। डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, वो तो फीमेल है। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर पूछ रहा है, क्वेश्चन लास्ट में पूछा है, पी एस की बहन का पति है, एस की जो बहन होगी उसका पति होना चाहिए, पी किसमें है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एक ये कर लिया करो, फिर एक ये, फिर ये, फिर ये। कभी कभी क्या करते हैं, पहले में आंसर नहीं आता, दूसरे में नहीं आता, तीसरे में नहीं आता, चौथे में मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका वहां पे मिले। चलो करते हैं इस तरीके से, पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्टार का मतलब है यहाँ पर पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पर पी क्यू की पुत्री हो जाएगी, तो ये पहला ऑप्शन है, पी क्यू की पुत्री है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पी क्यू का पिता है, मीन्स क्यू आर का पिता है, क्यू पिता है किसका, आर का। आर एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन हमारा कहाँ गया, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन नहीं, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पर ये होना चाहिए था, इन्होंने गलत किया है। इसका अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर एस की बहन है, तो आर बहन हो गई किसकी, एस की, ठीक है, आर एस की बहन। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिला कि पी है वो एस की बहन का पति है, नहीं है। आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, लास्ट, लास्ट वाला एक बार कर लेते हैं, लास्ट वाला देखते हैं, डी वाला यानी चौथा, ये क्या कहता है, पी परसेंटेज क्यू, पी क्यू का पिता, पी क्यू का पिता, तो पी पिता हो गया क्यू का। क्यू स्टार आर, स्टार का मतलब था पी क्यू की पुत्री है, यानी क्यू आर की पुत्री है, क्यू पुत्री है किसकी, आर की। और लास्ट दिया एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब पी क्यू की बहन है, दैट मीन्स आर एस की बहन है। सॉरी यहाँ पुत्र था, तो ये हो जाएगा आर एस की बहन है, आर बहन हो गई एस की। तो देखो एस की बहन, एस की बहन का पति पी, बिल्कुल सही, एस की बहन आर है और आर का पति कौन है, पी है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, के ने एल से कहा, के ने क्या कहा, तुम मेरे पति, के का पति यानी ये फीमेल है, मेरे पति के दामाद, दामाद का मतलब है उसकी बेटी का जो पति है, दामाद की बेटी हो, की बेटी हो, कौन, एन को बोला है, ठीक है। तो एल के से किस प्रकार संबंधित है,
सॉरी एन नहीं, यहाँ पर एल आएगा, ठीक है। एल के से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो एल यहाँ पर कौन है, एल यहाँ पर अगर देखा जाए तो के और ये हस्बैंड वाइफ है, उनकी ये बेटी है, के की बेटी, बेटी यानी दामाद बेटी की बेटी है, तो बेटी के बेटी को क्या बोलते हैं, एल है वो के की नातिन है। एल के की पुत्री बिल्कुल नहीं है, एल के का दामाद है, एल तो माइनस है मतलब फीमेल है, गलत हो जाएगा। एल के का पिता गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है नातिन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्र, तो यहाँ पर जो आपका ये दिया गया वर्ग, ये किसको दर्शाता है, लोकतंत्र को। त्रिभुज है वो शिल्प को दर्शाता है, शिल्पकार जो होते हैं। व्रत है ये भारतीय हैं, और जो आयत है ये दर्शाता है पिता को। क्वेश्चन पूछा अक्षरों का कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। तो देखो लोकतंत्रवादी और भारतीय, भारतीय कौन से हैं, सर्किल वाले, और लोकतंत्रवादी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकतंत्रवादी का ये है, ये वाला और ये सर्किल वाला, इस तरीके से देख लो जिसके बीच में आते हो, तो बी और सी यहाँ पर आ रहे हैं, यानी सी भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए भी बात क्लियर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामिति आकृति, तो देखो त्रिकोण, षटकोण और ज्यामिति, यानी ये दोनों ज्यामिति के पार्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्योमेट्री के दोनों हैं तो ये दोनों अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 केजी था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में केजी में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीने में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। तो कम होने की बजाय देखो यहाँ पर तो 93 से घटा है, यहाँ बढ़ गया, एक तो ये मिला, यहाँ घटा, यहाँ फिर से बढ़ा, फिर यहाँ घटा, यानी उसका 2 बार वजन बढ़ा है 6 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 आरेख यहाँ पर दिया गया है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितनी परसेंट कम है। तो शनिवार को अगर हम यहाँ पर देखें, शनिवार को यहाँ पर 200 है और गुरुवार को यहाँ पर 500 है, कितना कम है, 300 परसेंट में उसने पूछा है, कितने प्रतिशत कम थी। तो यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन ऐसे आ जाता है, सीधा 300 दिखा टिक कर दिया, जो कि गलत हो जाओगे। तो उसने पूछा 300 कम है किससे, गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से, तो 300 कम है किससे, गुरुवार से 500 इंटू 100, 5 से कैंसिल ये, अब यहाँ पर 5 छक्का 30, आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा 60%, 60% कम है। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट, अगला जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये दे रहा है कि खराद मशीन है, उपयोग करके आइटम ए को तैयार करने में 12 घंटे लगते हैं और आइटम बी को तैयार करने में 15 घंटे लगते हैं, ठीक है। और इनका जो टाइम है यहाँ पर, आइटम ए बनता है किस किस से, फिनिशिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, पिसाई, तो जो तैयार होता है इन सभी में ये टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो 12 घंटे लगता है ए में, तो परसेंटेज में है 12 घंटे है, परसेंट हम चेंज ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, 12 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 12 इंटू 6 करोगे तो टोटल इंटू 60 बराबर 720 मिनट लग रहे होंगे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। इंटू यहाँ भी अगर हम 60 कर दें तो ये आपके 900 मिनट हो गए, ठीक है। तो इसमें लग रहे हैं 720 मिनट और इसमें आपके लग रहे हैं कितने, 900 मिनट, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि कितना परसेंट कम है बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से ए में ड्रिलिंग में कितना समय लग रहा है, तो भाई इसमें कम लगता है तो कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगता है, तो यहाँ पर 25% ड्रिलिंग में लगा, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 720 है, 720 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 अगर हम करेंगे 720 का आंसर आएगा 180। आइटम बी में कितना लग रहा है ड्रिलिंग में, आइटम बी में लग रहा है 900, तो 33% अगर हम 900 का निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 33% की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा कितना, 9×27 और 9×27 और 2×29, 297। तो हमको कितना समय लग रहा है, ये हमें ए में ड्रिलिंग में लगा और ये समय लगा बी में, ओवरऑल हमारा यहाँ पर कितना कम लग रहा है। अगर हम इसको हम पूरा 300 बना लें, 300 अगर हम बना लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना 120 आएगा डिफरेंस, बट ये 3 कम है तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 117, यानी 117 मेरे को टाइम कम लग रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 117 किसके कंपैरिजन में, बी से कितना कम लग रहा है, बी कितना है 297 इंटू 100 कराएंगे। तो देखो ये ऐसे नंबर है, इनको भी डिवाइड करना थोड़ा सा वैसा होगा, और ऑप्शन भी मेरे बहुत दूर दूर है, ठीक है। 66 है अगर उसी के पास होता तो हम देखते हैं, 39 है उसके पास कोई और नहीं है, 100 के पास कोई नहीं, 25, तो हम क्या करें, यहाँ पर स्मार्टनेस है ये 117 को यहाँ पर कर लो 120 और इसको 297, यानी दोनों में 3 3 हमने बढ़ा दिया, ये कर लो 300।
जैसे ही आपने ये करोगे तो देखो कितना आसान कैलकुलेशन होगी, 3 से डिवाइड ये करोगे तो आंसर आपका आएगा 40, और 40 के पास नंबर कौन सा है, सी, तो आंसर आएगा 39.939, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, दौड़ना, सोना, चलना और जागना। तो देखो दौड़ने में यहाँ पे जॉगिंग करना, चलना, ये सारी चीजें हैं। सोना आप बिस्तर पे लेटे हो, उसमें एक तरीके से आप चल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुने। एल के एम, एल के एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये कितना है, 12, 11, 13, 11, 12, 13। फिर यहाँ पर सी डी ई, जी एच आई, क्यू आर एस, तो ये सारे लगातार हैं, ये लगातार नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए एल के एम। जिस तरीके से ये वाले सारे हैं वो इस तरीके से नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो देखो यहाँ पर आपको काउंट करना है, ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये आपके 4 हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये। तो वही चीज देख लो जिसमें आपको ये वाले कितने मिल जाएं, 1 2 3 4 है, 5 कहीं मिल जाए वो देख लो। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 ही हैं और यहाँ 5 हैं। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर आपके कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हैं। तो सब में यही 4 है, बट इसमें 5 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस आकृति को चुनो जो बाकी, तो इसमें आपको देखना होगा ऐसा कौन सा लेटर है जो रिपीट कहीं पे नहीं हो रहा है और एक जगह हो रहा होगा। तो यहाँ पर एच क्यू वाई, एच क्यू वाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर एच क्यू वाई, ये आपका एच क्यू वाई आ गया। यहाँ पर आओगे तो आपको एच क्यू वाई मिल रहा है, यहाँ आओगे एच क्यू वाई मिल रहा है। फिर एन आई एक्स, यहाँ पर आ जाओ एन आई एक्स, यहाँ पर आ जाओ एन आई, यहाँ नहीं मिला, यहाँ टी आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डिफरेंस है। यहाँ भी आपको एन आई और एक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, बंदूक गोली, जिस प्रकार से बंदूक गोली से रिलेशन है, उसी तरीके से टॉर्च का रिलेशन किससे होगा। देखो जो गोली होती है वो बंदूक के अंदर होती है, बंदूक में क्या होती है, गोली होती है, ठीक है। और टॉर्च में क्या होता है, आग तो होती नहीं है, अंधकार तो होता नहीं है, मोमबत्ती तो होती नहीं है, तो टॉर्च में क्या होती है, बैटरी होती है, सीधी सी बात। नेक्स्ट, 125 और 3 रेशियो 5, फिर यहां पर ये दिया गया। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, ये 5 की पावर 3, तो आपका ये आता है, तो किसकी पावर 4 रही होगी कि ये आएगा। इसके पहले अभी हम इसी सेट में हम क्वेश्चन कर चुके, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप वही चीज एक बार कैलकुलेशन कर चुके हो। अब ये इसलिए भी पूछा जाता है कि आप कितनी चीजें ध्यान रख पाते हो, इसी में पूछा और इसी में पूछ लिया। एक जगह हमने किया था जहां पे 11 की पावर 4 में आ रहा था 146 और 41, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11, 11 की पावर 4 की वैल्यू यही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जिसने वहां पर इतने तरीके से ध्यान नहीं दिया होगा, या सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा नहीं होगा, तो नहीं कर पाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, पूछ रहा है ये वाली आकृति किसमें आपको मिलेगी। तो देखो सबसे पहले पहले वाले में नीचे बीच में उतर ही नहीं रहा, यहाँ पर हमारा उतर रहा है, ये आया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद ये बीच में उतर रहा है, तो बीच में नहीं उतरेगा, उसके सामने नहीं उतरेगा, ठीक है, आगे जाएगा। और आगे जाने के लिए मेरे पास फिर ऐसे जाना पड़ेगा, और ये सीधे आके उतरा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे आपको ये मिला, फिर ये मिला, और उसके बाद आपको यहाँ से ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, जबकि यहीं पे हमें पूछना था कि पूरी क्या करेगी, यहाँ पर इनको नहीं बना के देना चाहिए, पूरा ब्लैंक छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज यहाँ पर हाफ है और यहाँ भी हाफ है। अगर ये बाहर से सर्किल है तो इसमें भी फिर बाहर से सर्किल होगा, तो बाहर से सर्किल के लिए अगर देखा जाए तो इसमें और इसमें तो है ही नहीं, इन दोनों में है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये कंप्लीट करेगी यहाँ से, कहाँ पे कर रही होगी, बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ कॉर्नर पर गई है, तो ये भी कॉर्नर पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों में, तो ये तो हमारी ऊपर की तरफ जा रही, गलत हो जाएगा, तो कहाँ, ये नीचे की तरफ आएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, तो देखो नहीं बनेगा यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाली आकृति को हम कहाँ पर फिट कराएंगे, ये वाली आकृति है, इसको तो मान लो हमने यहाँ पर ही फिट करा पाएंगे, जो ये आपको यहाँ पर ये 3 मिलेंगे यहाँ पर, और कहीं आप करा नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ यहाँ भी करा सकते हो, यहाँ भी आ जाएगा, ये वाले 3 और ये वाले, तो ये फिट हो गया। अब ये 3 आ जाने चाहिए, अब आपके पास ऐसे 3 है नहीं कहीं, तो मतलब पहला वाला तो नहीं होने वाला, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आ जाओ, दूसरे में देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो ये लाइन है, इसको मान लो हमने यहाँ पर ये कर दिया 1 2 3 ये वाले को। अब ये प्लस कहाँ लेके जाओगे, प्लस आपको कहीं बनता दिखाई दे रहा है, प्लस अगर एग्जैक्ट देखें तो मेरे को अभी कहीं पे प्लस नहीं मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम प्लस कहीं नहीं मिलेगा, एक तरफ का गायब है, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। इसमें आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पर हमारा क्या 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 मिल रहा है,
ये वाली चीज मिल रही है, ये देखो हमको यहाँ पर मिल गई है, ऐसे 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 ये वाले 1 2 3 4 5, जिसमें कि आपको 1 2 3 4 5 ये 5 फिट हो गए। अब ये वाली यहाँ फिक्स हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप फिक्स कराओगे तो यहाँ पर ये आपका एक तरीके से जो ये टी वाला ये बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है, ये फिर पूरा हमारे पास यहाँ पर कहीं नहीं है। फिर ये हम 2 कहाँ से लाएंगे, 2 भी नहीं है मेरे पास, यानी ये भी ऑप्शन नहीं। लास्ट वाले को जरा हम चेक करते हैं। लास्ट वाले में देखो ये वाला है, ये तो आपका 1 2 3 यहाँ पर आ गया। फिर आपका 1 2 3 है, ये वाला यहाँ पे आ गया 4 के लिए। फिर ये वाली जो चीज़ है, इसमें 1 2 इधर इधर करके 1 2, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर ये कंप्लीट कर देगा और ये वाली उठ के पूरा का पूरा ये आपके 5 बन ही रहे हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में बहुत ध्यान से इसको करना। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पर, आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, नहीं बनाया नहीं बनाया नहीं बनाया वाला पूछा गया। अभी जो हो सकता है एग्जाम पूछे उसमें ये पूछ लेगा कि कौन सा बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करो, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि क्या है, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा ये और ये इसके रिवर्स होता है, ये वाला इसके रिवर्स होगा, ये वाला इसके रिवर्स होगा, अल्टरनेट पर रिवर्स होते हैं। और रिवर्स कभी क्लोज डाइस, ये आपका ओपन है, ये आपके क्लोज दिए गए, तो क्लोज में एक दूसरे के रिवर्स कभी एक साथ आ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन किसके रिवर्स है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, 4 डॉट वाला रिवर्स स्टार के है, स्टार के है, मतलब यही तो नहीं बनाया जा सकता, सीधी बात है भाई, ये इसके रिवर्स कभी नहीं होगा, और ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर साथ में आ गए और ये हो नहीं सकते। यही आपका आंसर हुआ, निकल जाओ, चेक आगे करो ही नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे अब देखना, ध्यान से समझना, गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो के लिए जज बनने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, आपको जज बनाना है, वो बनेगा या नहीं बनेगा। पहली यहाँ पर दी गई है, व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता होना चाहिए, व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का काम किया हो, मतलब एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों, व्यक्ति को अपनी तार्किक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब जो भी आपको वहां पर सैलरी मिलेगी, जो आय होगी, इनकम होगी, उसका 10% आपको उसके विनर को देना पड़ेगा, जो भी वहां पर टीवी शो में विनर बनेगा। लास्ट, व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 35 से कम और 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सभी को छोड़ दीजिए। अगर बी वाली कोई कंडीशन पूरी नहीं करता है, बी वाली कंडीशन क्या है, अगर वो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, अगर ये नहीं पूरा करता है, आवेदन को विचार के अधीन रखा जाएगा। डी कौन सी, ये वाली है, अगर वो 10% नहीं दे सकता है तो इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है परंतु सभी को पूर्ण करता है तो भी विचार के लिए रखा जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाली यहाँ पर एक और दी गई है ई, सॉरी यहाँ पर 50, हाँ सॉरी ये वाला था कि अगर वो 10% देने के लिए तैयार नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में, जीवन काल में कभी भी उसने अपनी जो वार्षिक आय है उसका 50% कहीं ना कहीं दान में, ट्रस्ट में कहीं ना कहीं दिया होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। लास्ट ई वाला बचा है, अगर ई पूरी नहीं करता है तो उसके लिए क्या करेगा, यदि व्यक्ति इस शर्त को पूर्ण नहीं करता है, अन्य सभी को पूरा करता है, तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसको छूट दे दी जाती है, यहाँ पर विचार रखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। पहला यहाँ पर क्या दिया गया, व्यक्ति ए है, 40 वर्ष का है, 40 वर्ष का मतलब उसने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर ली, वह प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है, डी कंप्लीट हो गई। उन्होंने संगीत के उद्योग में 15 वर्ष काम किया है, बी वाली कंडीशन पूरी हो गई। 3 पुरस्कार जीते हैं, कंप्लीट हो गई। और केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, ये वाली पूरी नहीं हो पा रही है। और सी के लिए हम कहीं रेफर भी नहीं कर पाएंगे, सी के लिए रेफरेंस कंडीशन भी नीचे नहीं दी गई है, तो इन्होंने इस 3 भाषाएं आपको नहीं आती, 2 ही आती हैं, दैट मीन्स जज ना बनाया जाए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर हो रही होगी बात बहुत अच्छे से। अगला, व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5%, यानी कि ये इस बात को पूरा फुलफिल नहीं कर रहे हैं, 5% ही देना चाहते हैं। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत, किशोरावस्था मतलब जो आपका लगभग 10 साल से ऊपर और 18 जब तक आप अडल्ट नहीं हो जाते हो, उसमें इन्होंने उद्योग में प्रवेश किया था। बाद में इसमें 30 वर्षों तक काम किया है, तो 30 वर्षों तक काम किया और किशोरावस्था में, तो मतलब हम मान लेते हैं कि मान लो किशोरावस्था 10 रही होगी, 30 साल काम किया, 40-50 के भी रहे होंगे, तो यहाँ से एज यहाँ पे कुछ डिफाइन हो रही है। फिर क्या है, कह रहा वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। तो 30 वर्षों का एक्सपीरियंस उनको है, काम किया हुआ है, 3 भाषाओं में काम कर सकते हैं, और उन्होंने वर्ष 2016 में बाढ़ राहत के लिए 7 लाख दान किए, जो अपनी उनकी आय 12 लाख थी, मतलब 50% से ज्यादा करा हुआ है। और ये 5% देने के इच्छुक हैं और इधर ये किया था, तो इनका ये विचार के लिए चला जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेदन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि उनकी बाकी सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं पुरस्कार इन्होंने जीता कि नहीं जीता है। व्यक्ति भी प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय इतना देने का इच्छुक है। उन्होंने किशोरावस्था में संगीत के उद्योग में ये 30 वर्षों तक काम किया। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल मातृभाषा में बात कर सकते हैं। 2016 में बाढ़ राहत के लिए इतना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, इसका इन्होंने कोई यहाँ पर हमको ब्यौरा नहीं दिया। किसका? व्यक्ति ने गायन संगीत में पुरस्कार जीता है या नहीं जीता है, तो हम यहाँ पर आवेदन पर विचार नहीं करेंगे, सीधा हम कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त है। जब हमको बता दोगे आपने पुरस्कार जीता है तो विचार के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि आप 5% देना चाहते हो, तो ये कंडीशन जब आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपका ये छूट में चला जाएगा, 50% दिया होगा, तो हम आंकड़े अपर्याप्त। नेक्स्ट, व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं। तो 25 वर्ष का अनुभव है, 5 पुरस्कार जीते हैं, ए और बी, 2 कंडीशन पूरी हो गई। उन्होंने भूकंप राहत के लिए 2017 में अपनी पूरी की पूरी वार्षिक आय मतलब दान करी थी। अगर ये नहीं देना चाहते होंगे तो विचार के लिए इनका रखा जाएगा, क्योंकि 50% देना चाहिए, इन्होंने तो पूरा दे दिया, तो हम विचार के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद वार्षिक आय दान की थी, वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में अस्खलित बोल सकते हैं, तो ये वाला भी लगभग यहाँ पर हो रहा है। और उनकी यहाँ पर 3 भाषाएं भी उनको आती हैं और उनकी एज भी यहाँ पर है। दैट मीन्स इनका जो यहाँ आंसर होगा, इनका हो जाएगा आवेदन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका ये नहीं बताया गया कि ये देंगे या नहीं देंगे, इतने इच्छुक हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने पूरी वार्षिक आय दान कर दी थी, तो हम इनको कह सकते हैं कि विचार के लिए इनको रखा जाएगा। वो नहीं देना चाहते हैं इसलिए नहीं बताया गया हम देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आएगा। तो देखो, आपका पहले सर्किल यहाँ था, यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, अगेन ऊपर चला जाएगा। तो अगेन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के लिए क्या आपके ये ऑप्शन कभी हो सकते हैं, यही दोनों होंगे। अब यहाँ पर देख लो, इनमें जो ये बना हुआ है, यहाँ पर क्या था, सबसे पहले आपका टी ऐसे बना था, फिर टी आपका ये ऊपर की तरफ बना, फिर टी आपका ये इस तरफ बन गया। तो अब टी कंफर्म है इधर ही बनेगा, क्योंकि इधर बना, इधर बना, इधर बना। अब बारी यहाँ की है, नीचे की तरफ टी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक ही हमने फिगर चेक करी, आंसर आ गया। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक अगर जाओगे तो देखोगे, तो यहाँ पर देखो ये वाली फिगर यहाँ पे गायब हो गई है, और यहाँ पर नई एक ये स्क्वायर है, ये नया आ गया। ठीक है, इससे इसमें जाओ, क्या गायब हुआ, यहाँ जाओगे तो आपका सर्किल गायब हो गया, यानी यहाँ की गायब हो रही फिगर, फिर यहाँ वाली जो फिगर वो गायब हो रही है। तो अब नीचे वाली जो फिगर है वो गायब हो जाएगी, यानी नीचे वाली फिगर ट्रायंगल ट्रायंगल गायब हो जाएगा। ट्रायंगल यहाँ भी है, ट्रायंगल यहाँ भी है, ट्रायंगल यहाँ भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इस छवि को बनाने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑप्शन बी करेक्ट करो, निकल जाओ। ठीक है, यदि दर्पण में ये रखा गया तो हमारा क्या बनेगा। देखो दर्पण में रखने का मतलब है, देखो दर्पण कहाँ रखा गया, ऊपर रखा गया, ध्यान देना, ऊपर एम एन रखा गया। तो ऊपर जो यहाँ पर छवि बनेगी, जो सबसे पास होगा वही, यानी अगर यहाँ कॉर्नर के पास से ये निकल गया तो ऐसे ये वाली फिगर बनेगी, और ये वाली फिगर इन दोनों में तो है नहीं, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में देखो, ये हमारा ऊपर जाएगा और ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल ऐसे बना है तो ऊपर जो जाएगा तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा ये, और इस तरह से अगर बनेगा वो इसमें नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट में आपको दिया गया पेपर फोल्डिंग कटिंग का, तो देखो एक तो सर्किल यहाँ पर है, उसी तरीके से एक सर्किल यहाँ बनेगा, और उसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और ट्रायंगल हमारा इधर से आएगा, तो वो यहाँ पर ऐसी लाइन आएगी, तो यहाँ से ये आपका कुछ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा। अब तो कितने बनेंगे आपके पास, यहाँ पर 4 बनेंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 2 बचे ए और बी में। अब ए और बी में देखो यहाँ पर क्या ये ऐसे कभी बन सकता है, ये क्या ऐसे बन सकता है, नहीं बनेगा। हाँ ये जरूर है, एक बार यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर ऐसे बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब दोनों में कौन सा सही और कौन सा गलत है, यहाँ पर देखो, क्या आपका ये है वो इसके बिल्कुल पैरेलल है, जी नहीं, उसके ऊपर है, यानी उसके ऊपर हमारा यहाँ बना है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये इसके पैरेलल यहाँ पे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आई होगी कि पेपर को हम जब कर रहे हैं तो इसमें कितने सारे शॉर्टकट, कितनी सारी चीजें हैं। तो ये पेपर आसान है, आसान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि क्वांट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। और आपसे हम इतना जरूर बोलेंगे, जो आपके लॉजिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है। लॉजिकल में कौन-कौन से 3 तो आ रहे हैं आपके कथन और निष्कर्ष से, और 3 आपको यहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग वाले आ रहे हैं। अगर उनमें भी आप ना समझ पाओ तो आप छोड़ सकते हो, मतलब टाइम आपके पास है तो आप उनको पढ़ के एक बार अच्छे से करो। बट लॉजिकल जो निष्कर्ष कथन वाले तर्क वाले हैं, उन पे हम बिल्कुल बोलेंगे कि अगर आपको समझ नहीं, अब अपने आप में क्लियर नहीं हो तो उनको मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि छोड़ना ही वहां पर बेहतर विकल्प होगा आपके पास। तो इसी के साथ हम आपको 27 जनवरी के जो सेकेंड मीटिंग का पेपर है उसके लिए हम नेक्स्ट में आपके पास मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।